देव दर्शन भव्य दर्शन के लिए देव स्थल जाएंगे। वहाँ लीला पाटा संस्कार होती है। जैसे ही मैडम का आगमन इस मंच में होगा, उनके प्रोटोकॉल के अनुसार मैं सभी सम्मानित सदस्य सावधान रहूंगा। आते ही उनके राष्ट्रगान का धुन बजेगा। सभी सम्मानित सदस्य अपने स्थान पर राष्ट्रगान के सम्मान के लिए सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। उसके उपरांत उनका स्वागत, अभिनंदन और उद्बोधन के उपरांत महामहिम का बनी है। ये गर्व का विषय है। जोरदार तालियों से अभिनंदन को
कर रहे हैं कुमार साहब जो हमारे सर्वज समाज के संरक्षक तो है ही, लेकिन आज राष्ट्रीय जनजाति आयोग में अध्यक्ष हमारे भी सिहावा नगरी से प्रोफेसर डॉक्टर अपने नाम सामिया है। आपका भी अभिनंदन, जोरदार ताली स्वागत। सामाजिक मंच में हम खुलकर बोलते हैं। आज हमारे बीच दो संवैधानिक प्रमुख मंच में गरिमा को उपस्थित देखिए, जिससे कि यह पल हमारे लिए अविस्मरणीय होने जा रहा है। आज हम जिनके लिए ज्ञापन देना करते हैं हमारे बीच बैठकर हमारे अधिकारों की चर्चा करेंगे, क्योंकि ये पदों में रहते हुए लोगों का आशीर्वाद मिल गया। मुझे लगता है हमारे संविधान का सारे अधिकार निरंतर हो जाएंगे। आजादी के बाद भी समाज अपने आप को चला सकता है, लेकिन हम जरूरतमंद लोगों के लिए उत्पाद तैयार छत्तीसगढ़ शासन जो रोपड़ा के नाम से जो पूरे गांव को दे रही है मैनेजमेंट के लिए, उसका एक मॉडल है। इसमें गांव के लोग मिलके कैसे हमारा प्रबंधन हो सभी चीज़ों का, वो उसको यहाँ सामाजिक ख्याल लोग हैं, आप लोग कैसे करते हैं, कहाँ हमको कैसे मैनेजमेंट जरूरी तक पहुँचाने I
नारायण जी, श्री ध्रुव जी, सुमेश कुमार किरान जी, श्री आजला जी धर्माचार्य, राम बहार, गिरवर राम, जगन्नाथ। आप लोग थोड़ा मेरा मंच में जिनका मैं नाम लिया वही रहेंगे बाकी तो सम्मान राजा राव बाबाना, वो पल वो घड़ी जिसका हमें बेसब्री से इंतजार था वो अब निकट आ गया है। मंच पे महामहिम राज्यपाल आगमन का सम्माननीय गरिमामय उपस्थिति होने जा रहा है। आदरणीय नंद कुमार साय जी सहित समाज के सारे प्रमुख का जैसे ही महामहिम अपने चेयर के पास खड़े होंगे सभी सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाएंगे। राजा राव बाबाना बुढ़ाल पेंता, जोरदार तालियों से जोरदार तालियों से अभिनंदन। आकर यथाशीघ्र महामहिम का सम्मान अभिनंदन करेंगे। ये पल वो है प्रथम सिंह पैकराज जी। सभी आए हुए अतिथियों का पीला चावल जो हमारी पारंपरिक रीति रिवाज है स्वागत अभिनंदन का, उससे और पुष्प गुच्छ से अभिनंदन करें। माननीय सगाजन से आग्रह करूंगा कि अतिथि भी हमारे हैं, सभा भी हमारा है, जोरदार करता ध्वनियों से अभिनंदन करता रहे। और वो पुकार जिसके स्नेह से एक कार्यक्रम होता है। मुख्य अतिथि के आसंदी पे विराजमान उनकी गरिमा में उपस्थिति हमें संबल ही नहीं, हमें उत्साह के साथ साथ गर्व भी प्रदान कर रहा है कि आज हमारे समाज की बेटी अपनी दक्षता और कार्य कुशलता से वहां तक पहुंची है। उनके कार्य से समाज, देश और राष्ट्र को कहीं न कहीं संवर्धन, संस्कृति के साथ विकास में सहायक मिल रहा है। हमारे बीच राष्ट्रीय अध्यक्ष नंद कुमार साय जी भी हैं। हर पल का उपयोग इनके अभिनंदन के साथ साथ हर भाव को लेना है। इसी तारतम्य में मैं स्वागत उद्बोधन के लिए आयोजन समिति के अध्यक्ष आदरणीय शिशुपाल सोरी जी से आग्रह करता हूं कि स्वागत उद्बोधन करें। आज 3 दिवसीय वीर मेला का आयोजन सर्व आदिवासी समाज छत्तीसगढ़ के द्वारा किया जाता है और इस आयोजन के संचालन के लिए वीर मेला आयोजन समिति का गठन किया गया है, जिसकी जवाबदारी मुझे दी गई है। आज बहुत ही हर्ष और उल्लास का विषय है। ये जो वीर मेला का आयोजन सन 2014 से यहाँ पे होता आया है। उससे पहले यहाँ हम लोग
हमारे जनजातीय समस्याओं के बारे में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने के लिए धरना प्रदर्शन चक्का जाम करते थे। ये जो स्थान है राजा राव बाबा का, जो 52 गांव का अधिपति है, जो देवताओं के जो प्रोटोकॉल होते हैं उसके हिसाब से बहुत सारे देवता आपके अधीन थे, हैं आज भी। और ये राजा राव बाबा यहाँ पे विराजमान है, माँ कंकाली थोड़े से दूर पे और माँ अंगारमोती। तो एक देवभूमि है और इसीलिए इस भूमि पे कभी भी वर्षों से कोई बड़ी दुर्घटना नहीं होती। हम लोग अभी भी लाखों के तादाद में, हमारे भाई बहन बच्चे बूढ़े सब लोग आते हैं, हमारी जनजातीय समाज के अलावा अन्य समाज के लोग, किंतु आज तक किसी तरह की घटना नहीं हुई। ये सब हमारे बाबा की कृपा से है। हमारे इष्ट देव, बड़ा देव, बूढ़ा देव की स्थापना यहाँ हुई है, उसकी पूजा अर्चना से ही हम अपने कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। आज हमारे बीच हमारे संरक्षक, हमारे संविधान में हमको जो हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए जिसका दायित्व दिया हुआ है, महामहिम राज्यपाल महोदया आज हमारे बीच उपस्थित है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ आप सब लोगों से निवेदन करूंगा कि जोरदार तालियों से आप महामहिम जी का स्वागत करें। इसके साथ ही हमारे राष्ट्रीय जनजाति आयोग के अध्यक्ष और सर्व आदिवासी समाज के संरक्षक नंद कुमार साय जी भी आए हुए हैं। हमारे जनजाति समाज के संरक्षक, मार्गदर्शक, पूर्व केंद्रीय मंत्री अरविंद नेताम जी भी हमारे बीच उपस्थित हैं। सोहन पोटाई जी हमारे सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष, बीपीएस नेताम जी हमारे इसी नगरी सियावा नगरी क्षेत्र के सम्माननीय विधायक महोदया डॉक्टर लक्ष्मी ध्रुव भी यहाँ उपस्थित है। इसके अलावा हमारे बहुत से हमारे समाज के बारे में मनन चिंतन करने वाले हमारे समाज के जुझारू सियान लोग मंच पे आसीन हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूँ। बड़ी संख्या में मंच के सामने हमारी मातृशक्तियाँ, पितृशक्तियाँ, लया लेओर और बच्चे, सियान, सजन सब लोग यहाँ पे उपस्थित हैं। इस वीर मेला में आप सबका स्वागत है। इस वीर मेला का जो उद्देश्य है वो ये है कि ये हमारा शक्ति का पुंज है, जहाँ हम राजा राव बाबा से हमारे समस्याओं को, संघर्ष का एक प्रतीक है जो हम शुरुआत किए थे और उस पे कैसे गौरवमयी परंपरा का स्थापना हो और बूढ़े बच्चे हमारे सारे लोग यहाँ एकत्रित होकर बाबा के दर्शन भी करें, साथ ही साथ हमारे संवैधानिक व्यवस्थाओं के बारे में भी चर्चा करें। इसीलिए 3 दिन का कार्यक्रम रखा गया है। पहले दिन हमारे देव देवता विभिन्न स्थलों से आते हैं और राजा राव बाबा का हम अर्चना करके यहाँ पूजा अर्चना से अपना शुरुआत करते हैं। दूसरे दिन हम अपने संवैधानिक जो प्रावधान है, कानूनी प्रावधान है, इसके बारे में हम चर्चा करते हैं और शाम को महापंचायत के माध्यम से हमारे समस्याओं का संकलन करके सरकार से हम अपने संरक्षक राज्यपाल महोदय से पृथक से चर्चा करते हैं। तीसरे दिन जो महामानव हमारे हुए हैं, जिन्होंने अपनी कुर्बानी दी है,
हमारे स्वतंत्रता संग्राम में अमर शहीद वीर नारायण सिंह, अमर शहीद गुंडाधुर, अमर शहीद गेंदलाल सिंह जी और न जाने कितने हमारे जनजाति समाज के योद्धाओं ने अपने प्राणों की आहुति दी है। उनका श्रद्धांजलि कार्यक्रम हम बड़े सम्मान से 10 तारीख को करते हैं। ये इसके साथ ही साथ हमारी जो जनजातीय संस्कृति है, पूरे विश्व में 100 के लगभग देशों में आदिवासी निवासरत हैं। सबकी संस्कृति लगभग एक जैसा है। सब लोग अपने संस्कृति को बचाने के लिए अपनी अपनी जगह संघर्षरत हैं। उसी कड़ी में हम यहाँ की हमारी परंपरा, हमारी बात बोली, हमारे जो वेशभूषा, हमारी सामाजिक व्यवस्था का भी संरक्षण हो, इसीलिए हमारी देवी देवताओं का यहाँ स्थापना भी करते हैं। हमारे लोक गीत, लोक और हमारे जो पारंपरिक नृत्य है, हमारे जो वेशभूषा है, सब यहाँ दिखाई पड़ता है। तो ये एक ऐसा संगम है जो बस्तर का प्रवेश द्वार भी है और बस्तर की जो अबुझ संस्कृति रही है, जिसका एक कौतूहल का विषय पूरे विश्व में है। और बड़े बड़े हमारे शोधकर्ता यहाँ के शोध करते हैं और यहाँ के बारे में, यहाँ के जनजीवन के बारे में बहुत सारे लेख लिखे हैं। एल्विन ने हमारी जो व्यवस्था है उसको दुनिया की सर्वोत्तम व्यवस्था माना है। तो ऐसे संस्कृति के हम धारक हैं और उस संस्कृति को अक्षुण्ण बनाने के लिए भी उसी से राजा राव पठार बाबा का जो मेला। मैं इतने ही बात कह के पुनः सभी हमारे महामहिम राज्यपाल श्री सुश्री अनुसुईया उइके जी का, हमारे सभी मंचासीन हमारे अतिथियों का और सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। इसके साथ ही मनोरंजन के पूरे साधन हैं, आप यहाँ पे देखिए, बच्चों को लाइए। कल भी 12 बजे से हमारा कार्यक्रम शुरू होगा। इन्हीं आह्वान के साथ, इन्हीं निवेदन के साथ अपने वाणी को विराम देता हूँ। राजा राव बाबा ना, राजा राव बाबा ना, बुढ़ादेव की। एक महामहिम राज्यपाल अतिथियों का स्वागत के लिए मांद्री नृत्य को आह्वान करता हूँ।
समस्त गोंडवाना समाज की आज वीर मेला राजा राव पठार में मुख्य अतिथि के आसंदी पर विराजमान माननीय महामहिम सुश्री अनुसुईया उइके जी, राज्यपाल छत्तीसगढ़, कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हैं माननीय श्री नंद कुमार साय जी, अध्यक्ष राष्ट्रीय जनजाति आयोग भारत सरकार। मंच पर मंचस्थ आदरणीय श्री सोहन पोटाई जी, पूर्व सांसद लोकसभा क्षेत्र कांकेर। मंच पर मंचस्थ आदरणीय दीदी कमला नेताम जी, प्रांताध्यक्ष सर्व आदिवासी समाज महिला प्रभाग। आदरणीय श्रीमती सुभद्रा सलाम जी, आदरणीय रंजना साहू जी, विधायक धमतरी। आदरणीय मीना सत्येंद्र साहू जी, आदरणीय कौशल्या सोरी जी, आदरणीय पुष्पा सलाम जी, आदरणीय उषा वट्टी जी, आदरणीय राधाबाई नेताम जी एवं राजा राव पठार संरक्षक के समस्त अध्यक्ष एवं समस्त पदाधिकारीगण और विभिन्न क्षेत्रों से आए हुए समाज के अध्यक्ष एवं उसके पदाधिकारीगण, यहाँ पर उपस्थित मातृशक्तियाँ, पितृशक्तियाँ, लयालयोर और समस्त पत्रकार, प्रिंट एवं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथी। सबसे पहली मैं गाड़ा बधाई देत हूँ कि वीर मेला के आयोजन में आप सब लोग सम्मिलित हुए और सम्मिलित होकर राजा राव बाबा को आप लोगों ने मान दिया। इसके लिए सबको गाड़ा बधाई। हमारे मंच में मंचस्थ महामहिम राज्यपाल महोदया मंचस्थ है। मैं चूँकि इसका उद्देश्य भैया शिशुपाल सोरी ने बताया है कि जो भी जनजाति समस्याएं हैं उन समस्याओं का हल यदि होता है आसानी से तो इसी मंच से होता है। मैं छत्तीसगढ़ शासन की एक सदस्य हूँ, विधायक हूँ और हमारा सरकार जितनी भी सुविधाएं जनजाति समाज को चाहे पदाधिकारी के रूप में हो, चाहे कैबिनेट मंत्री के रूप में हो, चाहे जो भी समस्याएं हैं उनको हल करने के लिए कृत संकल्पित है। लेकिन उस समस्याओं की ओर हमारे संविधान की संरक्षक जो निरंतर संरक्षण दे रही है उनका भी मैं ध्यान आकर्षित कराना चाहती हूँ। जनजाति क्षेत्रों में एक समुचित चिकित्सा व्यवस्था होनी चाहिए। समुचित चिकित्सा व्यवस्था के साथ साथ वन अधिकार का निपटारा भी आसानी से होना चाहिए। हमारा पेशा एक्ट 5वीं अनुसूची 6ठी अनुसूची का क्रियान्वयन भी आसानी से होना चाहिए और इसको कोई आसान बना सकते हैं तो महामहिम जो हमारे संविधान के प्रत्येक अनुच्छेद, प्रत्येक धारा का संरक्षण कर रही है और हम आशा करते हैं कि निश्चित तौर से ये समस्याएं आपके कार्यकाल के रहते रहते अवश्य पूर्ण होगा, ऐसे मैं आशा व्यक्त करती हूँ। दूसरी बात, छत्तीसगढ़ शासन ने छत्तीसगढ़ के किसानों के लिए 80% बजट में रखा है और हर संभव छत्तीसगढ़ के किसानों का, जनजातियों का कैसे विकास हो इसके बारे में निरंतर सोच सरकार में जारी है और
एकाएक बीच से विकास ना हो, बुनियाद जो है उसको हम लेकर चले ताकि ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बना सके। इसके लिए हमारे मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी ने जो नारा दिया है, छत्तीसगढ़ के 4 चिन्हारी, नरवा गरवा घुरवा बारी, ये सबोला सहयोग देवो संगवारी। और ये काम यदि होगा तो ग्रामीण अर्थव्यवस्था का विकास भी तेजी से होगा। इसीलिए ये काम कैसे होगा, इसके लिए किसानों का कर्जा माफ किया गया। किसानों के कर्जा के माफ के साथ साथ 2500 रुपए धान का क्विंटल किया गया। मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब धान बोने का समय आया तब पानी नहीं गिरा, जब धान काटने का समय आया तो बहुत ज्यादा पानी गिर रहा था। बड़े विकट स्थिति में हमारे किसानों ने, हमारे जनजाति भाइयों ने फसल उत्पन्न की है और मैं ये कहना चाहती हूँ कि उनका फसल का कीमत 2500 रुपए हर हालत में मिलना चाहिए और इसका संरक्षण भी हमारी राज्यपाल महोदया को करना चाहिए, क्योंकि किसानों का हित इसी में है। जब उनको फसल का मूल्य मिलेगा, जब उनका नरवा गरवा गरवा भाड़ी का विकास होगा तो निश्चित तौर से किसान विकास की दिशा में अग्रसर होंगे। वो आसानी से बच्चों को पढ़ा सकेंगे, वो आसानी से बच्चों की शादी ब्याह कर सकेंगे, तब वो सामाजिक हित के चिंतन के बारे में भी सोच सकेंगे, ऐसा मेरा मानना है। वीर मेला का आयोजन, जैसे कि सोरी भैया ने बताया, 52 देव और देवताओं के बारे में विनोद भाई ने बहुत सुंदर बात कही है और उन सब का यहाँ आगमन और उन सब की ताकत जो दिखती है और हमारी जो संस्कृति और कल्चर जो यहाँ दिखाई दे रहा है, इसको हम बहुत अच्छे से सुरक्षित रखें, बहुत अच्छे से इनको हम लोग विकसित रूप में देखें, क्योंकि आदिवासी समाज की संस्कृति और सभ्यता विश्व में महान है। इसके बराबर और कोई ना तो संस्कृति है और ना तो कोई सभ्यता है। यहाँ जो समानता का भाव है, यहाँ जो सामुदायिक जीवन का भाव है, यहाँ जो सौहार्दता का भाव है, आप किसी भी संस्कृति और सभ्यता में नहीं देखेंगे। तो मैं हमारे समाज के सभी बंधु यहाँ बैठे हैं, समाज के सभी संरक्षक यहाँ बैठे हैं, हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा, हमारी रीति रिवाज को आधुनिक समय में भी इसको और अच्छे ढंग से विकसित करने का प्रयास हम सबको करना चाहिए। जहाँ तक शिक्षा व्यवस्था की बात है, शिक्षा आज के दिन में बहुत कठिन विषय हो गया है। लोग जो है शिक्षा प्राप्त किस लिए करते हैं? एक नौकरी पाने के लिए। और यहाँ जो है छत्तीसगढ़ हो चाहे भारत हो, आधा जो नौकरी है प्राइवेटाइजेशन है। प्राइवेटाइजेशन के कारण हमारे आदिवासियों का हक पूरी तरह से जो है खत्म हो गया है। तो ऐसी शिक्षा व्यवस्था होना चाहिए जो शिक्षा और रोजगार में सामंजस्य स्थापित कर सके। और मैं पेरेंट्स से यही कहती हूँ कि वही शिक्षा आप बच्चों को ग्रहण कराएं जिसमें वो शिक्षित होने के साथ साथ उसमें जागरूकता आए और रोजगार का भी माध्यम बना सके। महिलाओं के बारे में मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी महिलाएं जो नौकरी पेशा है वो एक अर्थ तो परिवार के लिए दे रही है, लेकिन हमारे सामाजिक संस्थाओं में कार्यरत महिलाएं हैं और ग्रामीण महिलाएं हैं, शहरी महिलाएं हैं, उनसे मैं यही निवेदन करती हूँ कि यदि महिलाओं को, जनजाति महिलाओं को सशक्त रूप में हमें देखना है तो सबसे पहले
आर्थिक रूप से जो है मजबूत होना पड़ेगा। चाहे कोई भी कार्य करें, अपना एक स्वावलंबन जीवन जीने के लिए आर्थिक स्थिति को मजबूत करना होगा, चाहे वह खेती के माध्यम से हो, चाहे व्यवसाय के माध्यम से हो, चाहे और बिजनेस के माध्यम से हो, चाहे किसी भी तरह के हो। जनजाति समाज में यदि महिलाएं आर्थिक दृष्टिकोण से स्वावलंबन की ओर बढ़ेगी, सशक्त होगी, तो अपने आप समाज जो है सशक्त होगा। इसलिए महिलाओं के लिए मैं यही कहना चाहूंगी कि शिक्षा ऐसे ग्रहण करें जिसमें हमारी आर्थिक उन्नति हो, और आर्थिक उन्नति के साथ परिवार सशक्त हो, और परिवार सशक्त होगा तो समाज सशक्त होगा, और समाज सशक्त होगा तो राष्ट्र सशक्त होगा। क्योंकि जब तक महिलाएं आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत नहीं होगी, आदिवासी समाज का विकास नहीं हो सकता। इसलिए हर संभव महिलाओं के लिए मैं यही कहूंगी कि आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत बने। समय की कमी है, इसलिए मैं बहुत सारी बात कहना चाहती थी, लेकिन इतना कहकर मैं अपना स्थान ग्रहण करती हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, जय गोंडवाना। बहुत बहुत धन्यवाद। वीर मेला के मुख्य अतिथि महामहिम सुश्री अनसुईया उइके जी, राज्यपाल छत्तीसगढ़ शासन, आज की अध्यक्षता कर रहे हमारे अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष साई जी, मंचस्थ हमारे संरक्षक आदरणीय अरविंद नेताम जी, आयोजक समिति के अध्यक्ष शिषपाल शौरी जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, विधायक नगरी, हमारे सर्व आदिवासी समाज के अध्यक्ष बीपीएस नेताम जी, गोंडवाना समाज के अध्यक्ष आदरणीय नवल सिंह नेताम जी, हमारे छत्तीसगढ़ अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष आदरणीय राणा जी सहित मंच में बैठे हुए सभी समाज के पदाधिकारी, और यहाँ दूर दराज से आज के वीर मेला में और विशेष रूप से आज के मुख्य अतिथि महामहिम राज्यपाल की बात सुनने आए हुए हमारे सर्व आदिवासी समाज के सभी भाई और बहनों, इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया के साथ। महामहिम जी, ये जो वीर मेला का स्थान, हालांकि ये सोना खान है, लेकिन यहाँ कांवर मनाए जाते, एक उद्देश्य छत्तीसगढ़ राज्य बने के बाद हम वाला जो है आदिवासी वाला यहाँ 20% आरक्षण मिला था। जब छत्तीसगढ़ बने के बाद 32% आरक्षण मिलना चाहिए, वो 20% तक लगातार 2013 तक, 2007 तक जो मिलिट्री से कर विरोध में सर्वप्रथम 32% आरक्षण की लड़ाई यही मैदान से हुई, जेकर सफलता प्राप्त हुई। डॉक्टर के भर्ती में भी जो आदिवासी मनसन चले जाए, होकर भी लड़ाई यहीं से लड़ेगी। होकर बाद ये जो है लगातार ना 3 लड़ाई यहाँ लड़के समाज विजय प्राप्त करे है। एकर से हम कहें कि 1857 के पहले अंग्रेज वंश से हमारे जो शहीद वीर नारायण हर लड़ाई लड़ी और वो सफलता प्राप्त हुई, वैसे ही आदिवासी समाज यहाँ लड़ के सफलता प्राप्त करते। इसलिए शहीद वीर नारायण के मेला यहाँ आयोजन किए जाए, ये धरती पे ये पवित्रता है एक साथ। और आज जिस तरह से आदिवासी मन के साथ शोषण और विशेष करके छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़िया मन के साथ जो शोषण होते, मैं बखान आज नहीं कर पाऊं, कभी व्यक्तिगत रूप से मिलकर बात करूं कि का हो। लेकिन विशेष रूप से जहां 5वीं अनुसूची क्षेत्र है, वहां पे न 5वीं अनुसूची के पालन नहीं हो, न पेशा के नहीं पालन हो।
राज्य सरकार एक पहले जो अभी सरकार बने हैं अपन जो है चुनावी घोषणा पत्र में रखी कि आदिवासी समाज है बोला जो है वहां 5वीं अनुसूची कड़ाई से पालन करवाई जाए, पेशा कानून के नियम बना के लागू किए जाए, ये बोली। इतने नहीं बल्कि जो फर्जी रूप से जो नक्सलाइट के रूप में जब बंद किए गए हैं वो सब छोड़े गए, वन भूमि के पट्टा दिए गए। लेकिन हमारे साथ 1 साल हो गए सरकार बने, ये ना पेशा कानून लागू हुए न ही 5वीं अनुसूची के कड़ाई से पालन हुआ। मोला ऐसे लगा थे अब के बाद फिर से ये मैदान से पेशा कानून और 5वीं अनुसूची के लड़ाई लड़ना पड़ेगी, तब कहीं जाके सरकार हद सजा कोई। आप तो संरक्षक है, मैं आपको दोष नहीं दे, क्योंकि आप भी सरकार के पास ही लिखो कि भाई ये करो, ये बनाओ, नियम बनाओ, लागू करो, और करना और नहीं करना सरकार की जिम्मेदारी होते, राज्यपाल की नहीं। राज्यपाल है उसका संरक्षण करते हैं, मनु के संरक्षक। तो ये चीजें कहा था। और दूसरा चीज जिस तरह से यहाँ पर शोषण अन्याय, जैसे सुप्रीम कोर्ट के समता जजमेंट में गौर खनिज के अधिकार आदिवासी 5वीं अनुसूची क्षेत्र में आदिवासी मतलब दे, जब ये कहे गए हैं कि गौर खनिज में कोई भी चाहे सरकार हो या कोई भी हो वहां बगैर ग्राम सभा के अनुमोदन के बगैर, सहमति के बगैर कोई भी वहां पे खनन नहीं कर सकता। लेकिन यहाँ होत नहीं है, ग्राम सभा लेत नहीं है, 5वीं अनुसूची पालन होत नहीं है। यहाँ बहुत सारे लोग जरूर बोलते हैं कि 5वीं अनुसूची के लागू। आज से मैं कहूँ बहुत आजकल बहुत से हमारे विधायक भी बन गए, जब 5वीं अनुसूची पेशा के बारे में बहुत बात करी, लेकिन वहां पहुंची सब भुला दी। तो भुलाए से काम नहीं चले, करे न पढ़ी, लड़े न पढ़ी। अभी हमारे सरके गुड़ा मामला में मैं देखा था सब हमारे विधायक मन राज्यपाल महोदय के पास गई, जो मतलब न्याय दिला, न्याय सरकार दिला, राज्यपाल नहीं दिला। विधायक मतलब सरकार के पास घेरना चाहिए, सरकार लोग बोलना चाहिए कि तुम यदि कोई न्याय नहीं दिला हो तो हम 29 का 3 सामान्य क्षेत्र से 32 चाहे कांग्रेस बीजेपी सब विधायक में कहना चाहिए हम इस्तीफा दे देते। सरकार पर दबाव बनाओ तब हमारे काम हो, अन्यथा नहीं हो। बस आयकर से नाराज हो ओला बनाबो, ओला बना के नाराज हो बेला बना वही काम करत रहो, फिर हम लोग कभी न्याय नहीं मिलने वाला है। न्याय मिलना है तो रेल पर। तो आपसे मेरा यही निवेदन है, जैसे समता जजमेंट के जो निर्णय है वो भी सुप्रीम कोर्ट के निर्णय, वो कल भी छत्तीसगढ़ में जहां 5वीं अनुसूची क्षेत्र है वहां पे लागू किया जाए। माने नहीं माने तो उसके खिलाफ कंडम का कोर्ट की जो है कार्रवाई होना चाहिए। यही निवेदन के साथ हमने बहुत अपेक्षा रही से, बहुत जब से छत्तीसगढ़ राज्य बने हमने एक ही मांग रही से आदिवासी समाज के कि चलो मुख्यमंत्री दूसरा बन रही, कम से कम राज्यपाल आदिवासी बनना चाहिए। हमारे भावना के अनुरूप अब के बार जो राज्यपाल जो बनी से वो भी मात्र स्वरूप, जिनमें बहुत सारे ममता रहते। हम आपके जो बराबर लोग बाग से मिलता सर, जो आदिवासी समाज के जो चिंता करता, जिकर दुख दर्द के बारे में आप जो बोलता वहां तक नहीं, दिल्ली तक जेकर बारे में आप लड़ा था, एक लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ। और ये निवेदन करता हूँ पुनः कि आपसे बहुत सारे अपेक्षा हमारे आदिवासी समाज रखे हैं, और आप निश्चित रूप से हमारे समाज के भावना के अनुरूप आप मन यहाँ पर जो है कार्य करो। यही निवेदन के साथ अपन बात का समाप्त। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय भारत। धन्यवाद कोटे जी, आपने समाज के उद्गार को आपके मुख वृंद से महामहिम के सामने और समाज में रखा। मेरा आग्रह मेला बाजार में चला रहे माइक वालों से कि कुछ देर के लिए कृपया बंद कर देंगे। मैं समय भाव को ध्यान में रखते हुए महामहिम जी को सुनना भी है। मैं बहुत ही सम्मान के साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री हमारे सर्व समाज के संरक्षक अरुण नेताम जी से आग्रह करूंगा कि आपका संदेश आशीर्वचन प्राप्त हो। आदरणीय अरुण नेताम जी। महामहिम राज्यपाल महोदय,
कार्यक्रम के अध्यक्ष, आयोग के अध्यक्ष श्री साय जी, कार्यक्रम के मुखिया श्री सुपाल सोरी जी, लक्ष्मी ध्रुव जी, आदिवासी समाज और अन्य समाज से आए हुए सभी मेहमान और महानुभावगण, भाइयों और बहनों और पत्रकार साथियों, हम हर साल के भांति इस साल भी वीर मेला मना रहे हैं और ये ऐसा अवसर है जहां अपने दिल की बात को, अपनी परेशानियों को चर्चा करने का मौका मिलता है। नहीं तो ऐसा कोई अवसर नहीं है जहां समाज के लोगों को अपनी बात कहने का मौका मिलता हो। हिला रहा है यार। हमें इस बात की खुशी है कि आज ये संजोग है, दो मुख्य अतिथि हमारे बीच में हैं, दोनों संवैधानिक पद के मुखिया हैं। राज्यपाल महोदया हैं, साय जी हैं अध्यक्ष आयोग के। ये संजोग है। जैसे पोटा जी ने कहा कि हम सोचते थे छत्तीसगढ़ राज्य बनने के बाद इस राज्य में कम से कम एक आध बार आदिवासी राज्यपाल होना चाहिए। हम प्रधानमंत्री मोदी जी के, राष्ट्रपति जी के बहुत बहुत आभारी हैं कि सुश्री उनसे अनसुईया उइके सरी के सुलझे हुए सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता को यह राज्यपाल के रूप में भेजा गया है। और हमें इस बात की भी प्रसन्नता है, जब से आई हैं राजभवन के दरवाजे सब खुले हैं, सब समाज के लिए खुले हैं। एक परिवर्तन पूरे राज्य में दिख रहा है। लोग कहते हैं, नहीं तो इसके पहले राजभवन कैसा होता है कोई जानता भी नहीं। महोदय, मैं क्योंकि समयाभाव के कारण बहुत संक्षिप्त में अपनी बात कहना चाहूँगा। मैं उल्लेख करना चाहता हूँ कि गवर्नर कॉन्फ्रेंस, जो 50वीं गवर्नर कॉन्फ्रेंस हुआ था दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में, उनमें करीब करीब 14 सब्जेक्ट आप लोगों ने चुना था, जो सब कमेटी बनी थी आदिवासी इलाके के लिए। पूरा मैंने देखा है और मैं अपने अनुभव के आधार पर कह सकता हूँ कोई नई बात नहीं है। हमारी तो आधी उम्र इसी में निकल गई। अखबार में, पेपर में, दस्तावेज में सब बढ़िया है, नीचे में क्या है इसका कोई चिंता नहीं है। सबसे पहला बिंदु आपका था गवर्नर कॉन्फ्रेंस में सुशासन का। ये तो देश के संविधान में लिखा हुआ है कि 5वीं अनुसूची या 6वीं अनुसूची में सरकार की सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी कि शासन ठीक हो, लोगों को राहत मिले। 5वीं अनुसूची में रहने वाले चाहे आदिवासी हो, दूसरे हो, उनको राहत मिलना चाहिए। मैडम, मैं आज तक नहीं देख सका, आज तक महसूस नहीं कर सका कि ये सुशासन आदिवासी इलाके में और मैदानी इलाके में कोई फर्क मुझे आज तक नजर नहीं आया। तो फायदा क्या है? हम जानना चाहेंगे सरकार से, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार हो, सुशासन का मतलब क्या होता है। ये तो मुद्दों पे मैं केवल कमेंट टिप्पणी करना चाहूंगा। आप लोगों ने कहा है कि हम मजबूत करेंगे आईटीडीपी और माडा क्षेत्र को।
मैडम आपको बताना चाहता हूं, छत्तीसगढ़ में नोडल डिपार्टमेंट कौन है आज आदिवासी इलाके के लिए, कोई अधिकारी बता नहीं सकेगा। इसलिए बता नहीं पाएगा, एक जमाने में मध्य प्रदेश में सबसे ताकतवर विभाग होता था, आज ये विभाग केवल छात्रावास ही चला रहा है। एक बार हमारे साथियों के साथ गए थे ट्राइबल सचिव के पास मिलने के लिए। मैंने कहा था उनको, आप छात्रावास को भी पुलिस विभाग को दे दो ना, आप काहे को ट्राइबल डिपार्टमेंट को रखे हो, बंद करो ट्राइबल डिपार्टमेंट को, जब काम ही नहीं है आपके पास। तो आप आईटीडीपी आप माडा को कैसे करोगे? कौन है इस राज्य में नोडल डिपार्टमेंट जो आदिवासी इलाके को देख रहा हो? आप अगर ट्राइबल डिपार्टमेंट की कहते हैं, आदिम जाति कल्याण विभाग को देते, वो जीरो हो गया है, कोई ढांचा नहीं है, खत्म हो गया सब। फिर उम्मीद कैसे करोगे? आप जंगल के बारे में बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जंगल में अधिकार देना चाहिए और जंगल के रक्षा करना चाहिए, आदिवासियों को इन्वॉल्व करना चाहिए। मैडम, मैं सुप्रीम कोर्ट पे जो मामला पेंडिंग है उसकी ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। एक तरफ सरकार कहती है कि हम जंगल के अधिकार देंगे, दूसरी तरफ छत्तीसगढ़ सुप्रीम कोर्ट कहती है हम 15 लाख आदिवासी जो जंगल में बसे हैं उसको बाहर भगाएंगे। ये देश की सरकार करना क्या चाहती है, हम सभी के आदमी को तो समझ नहीं आता। तो ये जो चीजें हैं केवल हम लोगों को बहलाने के लिए है। और हो क्या रहा है इस देश में? सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से, कोर्ट के माध्यम से आज आंदोलन देश में हो रहा है। तो इसमें भी गवर्नर के हैसियत से आपकी भूमिका महत्वपूर्ण है। अब उसको कैसे निभाएंगे आप देखिएगा। इस अवसर पर जैसा कि मैंने कहा कि ये अवसर हम लोग अपनी दुखड़ा रोने के लिए आते हैं। पोटे जी ने ठीक कहा, बहुत से लड़ाई यहीं से शुरू हुआ है और आगे भी चलेगा। ये लड़ाई अपने अधिकार की लड़ाई होगी। मैं 2 मुद्दे पे, साई जी भी बैठे हैं, महामहिम महोदया भी बैठी हैं, बस्तर के परिप्रेक्ष्य में कहना चाहता हूं। बस्तर के परिप्रेक्ष्य में जो आज स्थिति है, मैं एक मुलाकात में आपको इशारा भी किया था और सौभाग्य से वासनीकर साहब जो कमिश्नर है इस रेंज के, कमिश्नर तो है, वो बस्तरिया भी हैं, बस्तर के किसान भी हैं, वो खाटी बस्तरिया है। मैं कहना चाहता हूं, बस्तर में लैंड रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं है, जमीन जायदाद के कागज बिल्कुल भरपूर साफ नहीं है। जमीन कहां है, नक्शा कहां है, खसरा कहां है, एक भी बंदोबस्त के रिकॉर्ड अप टू डेट नहीं है बस्तर में। क्या होगा मैडम? एक ही इलाज है, स्पेशल ड्राइव अगर नहीं करेंगे तो आने वाले समय में बहुत बड़ी समस्या बस्तर में और दूसरे इलाके में भी होगा। आज अंग्रेज आए इस देश में, 200 साल राज किए, बियाबान जंगल में सर्वे किए, सेटलमेंट किए, नक्शा बनाए, खसरा बनाए, सब कुछ किए। आज आजादी के बाद 70 साल में हमने सब गुड़ गोबर कर दिया इस देश में, पट्टा का ठिकाना नहीं। पोटाली में अभी जो दंतेवाड़ा के पास जो हुआ है,
क्या हुआ है? प्रशासन कहती ये निजी सरकारी जमीन है। 4 पीढ़ी से उस जमीन में काम कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। कैसे करोगे उसको? क्या मानोगे? सब पूरे साउथ बस्तर में यही है। सड़के गुड़ा की जिक्र किया पोटाई जी ने। महोदया, सड़के गुड़ा तो आंख खोलने वाली स्थिति हो गई है। शासन प्रशासन को नंगा कर दिया है ये आयोग की रिपोर्ट ने। क्या जवाब है सरकार के पास, हम जानना चाहते हैं। कोई है जवाब? हम कल पहला डेला में थे। हम सड़के गुड़ा में स्मारक बनाने जा रहे हैं समाज की तरफ से। जो जलियांवाला बाग में बन सकता है तो सड़के गुड़ा में भी बनेगा। ऐसा निहत्थे लोगों को नरसंहार करना, यानी पुलिस विभाग नंगा हो गया है पूरा। मुझे समझ नहीं आया। हम कब से कह रहा हूं कि बस्तर में बाहर की फौज अर्धसैनिक बल बिल्कुल नहीं लाना चाहिए। जिन अर्धसैनिक बल को सीमा के सुरक्षा के लिए दिया, वो यहाँ लड़ने के लिए भेजते हैं, जो यहाँ के बिल्कुल नहीं जानते यहाँ के परिवेश को। और सड़के गुड़ा में निहत्थे लोगों को 17 लोगों को भून दिए, 7 बच्चे थे। अब समय आ गया है, कहीं ना कहीं इसमें गंभीरता से देश में विचार होना चाहिए। पुलिस की क्या भूमिका होनी चाहिए? कब तक ऐसा चलेगा? अभी तो मैडम 3 और न्यायिक जांच की और 3 रिपोर्ट आना है। 2 महीना में आ जाए और आएगा एक रिपोर्ट, वही जस्टिस अग्रवाल की ही है। तो देखते हैं एक के बाद एक आने वाले हैं और इसमें राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की क्या रिएक्शन होगा, क्या प्रतिक्रिया होगी, क्या एक्शन लेंगे, ये देखने वाली चीज होगी। और ठीक से इसको हैंडल नहीं किया कि बहुत बड़ा इशू केवल छत्तीसगढ़ में नहीं होगा, ये दुनिया में इसकी आवाज जाती है। इसलिए मैं चाहता हूं इसको गंभीरता से लेकर के ऐसे मसलों को कुछ न कुछ इसका हल निकालना चाहिए। धन्यवाद।